Okay, beta. So how are you students? All are fine and healthy? सारे बच्चे स्वस्थ हैं? अपना ध्यान रख रहे हैं कि नहीं? बेटा अपना और अपनों का ध्यान रखते रहना, ठीक है? इस पेंडेमिक से जितना हो सके बचना। ट्राई टू बूस्ट योर इम्यूनिटी ऑलवेज, ठीक है? ऐसी डाइट लो जो इम्यूनिटी अच्छी रहे बच्चे, ठीक? ओके, वेरी गुड तानिया, बस हेल्दी रहना ऐसे ही, ठीक है बेटा? So in our last class yesterday we was discussing about the न्यूट्रिशन मोड ऑफ द बैक्टीरिया। हमने बेटा न्यूट्रिशन मोड कवर किया था और मैं समझता हूँ सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी था, ठीक बेटा? अब हम बैक्टीरिया में जो अगला स्टेप लेने वाले हैं वो है बेटा रेस्पिरेशन, ठीक है? रेस्पिरेशन का आइडिया मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी दिया था। लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी कि रेस्पिरेशन के जो एंजाइम्स होते हैं वो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? और मीजोजोम में, ठीक है, जो उसकी सेल वॉल से अटैच रहता है मीजोजोम, वही रेस्पिरेशन एक्टिविटी कैरिड आउट कराता है, ठीक है? जरा थोड़ा सा हम रेस्पिरेशन के बारे में आज देखेंगे। जैसा कि बेटा आप समझ चुके हो लिविंग वर्ड वाले चैप्टर में, लाइक विदाउट रेस्पिरेशन नो लिविंग ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव विदाउट रेस्पिरेशन, ठीक है? रेस्पिरेशन जरूर करेगा वो अगर लिविंग सेल है तो बेटा रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप, एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है? एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, बट थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं बेटा। आपको 10th क्लास में काफी आइडिया इसका मिल भी चुका होगा। लाइक अगर बेटा किसी भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, किसी भी फूड्स का ब्रेकडाउन होना और उससे एनर्जी निकलना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मान लो जैसे ग्लूकोज का ही एग्जांपल हम सबसे ज्यादा लेते हैं बेटा, ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है पूरा CO2 प्लस H2O में, ओके, और उससे एनर्जी निकल रही है, दैट इज द एनर्जी विच इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। तो यहां हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन द presence of O2, that is called aerobic respiration. Aerobic respiration ज्यादा एनर्जी देता है बेटा, एनारोबिक कम देता है। ये सब इसका आइडिया आप 10th में अच्छे से ले चुके हो। और ये होता है बेटा इन दी एब्सेंस ऑफ O2. So in bacteria both mode are present, either aerobic or anaerobic. दोनों तरह का रेस्पिरेशन बेटा बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। देखो बच्चे जरा समझने की कोशिश करना, बैक्टीरिया क्या? बैक्टीरिया एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है। जब ये अपनी अर्थ इवॉल्व हुई है ना, तो आप कह सकते हैं सबसे पहले कुछ जो मॉलिक्यूल्स DNA RNA बने, प्रोटीन्स बनी, उससे पहले कोसर्वेट्स बने थे। आप इवोल्यूशन में पढ़ोगे ये। और फिर कह सकते हैं आप कि ब्लू ग्रीन एल्गा या कुछ साइनोबैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जैसी चीज बनी होगी बेटा। सबसे पहले आर्कीबैक्टीरिया आए थे, ठीक है? तो इसमें क्या है ना, हर चीज की डाइवर्सिटी आपको ज्यादा मिलेगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये पॉइंट, क्योंकि हम जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस इज द मोस्ट हायर ऑर्गेनिज्म टिल नाउ, ओके? नाउ वी आल्सो इवॉल्व फ्रॉम दीज स्मॉल टिनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है बेटा? तो उनके पास ऑब्वियस सी बात है डाइवर्सिटी ज्यादा होनी ही होनी, ठीक? इससे धीरे 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 मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स, इतने ईयर्स लग गए इस अर्थ को डेवलप होने में, और धीरे 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 इवोल्यूशन होता चला गया और नए नए ऑर्गेनिज्म डेवलप होते चले गए। तो जैसे कि अब हम अपनी बात करें, तो हमारा मूड क्या, हेट्रोट्रॉपिक, जो हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रिशन में भी हमने 2-3 मोड पढ़ लिए, ठीक है? ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, उसमें भी सब कैटेगरीज आ गई थी, डाइवर्सिटी ज्यादा। ऐसे ही बेटा आप रेस्पिरेशन की बात कर लो। अब हम ह्यूमंस की बात करें तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। हमारी मसल्स में हल्का सा एनारोबिक होता है, बट वो डिपेंड होता है कंडीशंस पर, ठीक है? तो बेटा इनमें क्या होता है कि एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह के रेस्पिरेशन आपको देखने में मिलेंगे, ठीक है? तो बेटा साइंस एक ऐसी है ना कि इसको रिलेट करा करो आप। जब चीजों को रिलेट करोगे तो देखना बड़े ब्यूटीफुल तरीके से आपके माइंड में चीजें क्लियर होती चली जाएगी, ठीक बच्चे? यहां तक समझ है अभी? तो
अब हम समझते हैं बेटा कि रेस्पिरेशन में, अच्छा हाँ, रेस्पिरेशन की कुछ स्टेप्स भी देख लेते हैं। अगर आप स्टेप्स की बात करें बेटा, तो आपने देखा होगा ग्लाइकोलाइसिस एक कॉमन स्टेप है। ग्लाइकोलाइसिस इज अ कॉमन स्टेप, वो दोनों में होता है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें जो स्टेप्स होते थे बेटा, क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है इसमें, ठीक है बेटा, और फिर लास्ट में होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये सब आप डिटेल में पढ़ोगे आगे चल के, ठीक है। और एनारोबिक में क्या होता है बेटा कि ये सारे स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वाले नहीं होते। आप अगर बैक्टीरिया की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हो रही है, ठीक है, इन साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलाइसिस इन साइटोप्लाज्म, यहाँ पे लिख देता हूं। और बेटा उसके बाद ही ये माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है इनमें, बैक्टीरियाज में कोई ऐसा ऑर्गेनल होता ही नहीं है, तो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो ये प्रोसेस कराते हैं बेटा, ठीक है। और एरोबिक और एनारोबिक दोनों हो सकती है, एरोबिक और एनारोबिक दोनों। इसे कंफ्यूज मत होना, मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख के समझा दिया, ठीक है। ये केवल मैं बैक्टीरिया का एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक बच्चे। चलिए आप समझते हैं बेसिकली होता कैसे। अब देखो बेटा, दोनों तरह के रेस्पिरेशन हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं, उसमें भी कैटेगरीज आ जाती हैं उसके अंदर, जैसे कि हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था। तो पहला देखते हैं हम रेस्पिरेशन में एरोबिक, ठीक, और दूसरा एनारोबिक। होगा कहां? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कि एंजाइम्स वहीं प्रेजेंट होते हैं। एरोबिक में बेटा पहले आते हैं ऑब्लिगेट और स्ट्रिक्ट एरोब्स, या तो इन्हें एरोब्स बोल दो या एरोबिक बैक्टीरिया बोल दो आप, एक ही बात है, ठीक है बेटा। ऑब्लिगेट का मतलब होता है जो अपनी बात से ना डिगे, कहने का मतलब है कि ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन कर पाएंगे, दीज आर ऑब्लिगेट एरोब्स, उन्हें ऑब्लिगेट एरोब्स बोला जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? मतलब एनारोबिक का कोई स्कोप ही नहीं है, स्ट्रिक्टली एरोब्स हैं वो, ठीक है। इसमें एक लाइन लिखेंगे बच्चे, बेटा मेरी आवाज सुन रहे हो ना सभी लोग? पावनी, विकल्प, सबको समझ आ रहा है ना बच्चों? चलिए लिखो, एक लाइन लिखना बेटा। ओके बच्चों को लिखो एक लाइन, ऑब्लिगेट में लिखेंगे these bacteria can live only, these bacteria can live only in the presence of oxygen, these bacteria can live only in the presence of oxygen, they possess enzymes for, they possess enzymes for aerobic respiration only, they possess enzymes for एरोबिक रेस्पिरेशन ओनली। मैंने क्या बोला बेटा? ये वो बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करेंगे और इनके पास केवल वही एंजाइम होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले एंजाइम ही इनके पास हो सकते हैं, बस केवल, ठीक है। फिर आगे लिखना, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे डाई, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये बेटा मर जाएंगे। एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिख दिया बेटा, बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस सबटिलिस आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिगेट एंड स्ट्रिक्टली एरोब्स का, ठीक बच्चे? सभी को समझ में आ गया यहां पर?
देखो बेटा मैंने क्या लिखा है, फैकल्टेटिव एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स, और मैंने लिखा किस कैटेगरी में, एरोबिक कैटेगरी में, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैंने वर्ड लिखा एनारोब, बट वर्ड लगा दिया फैकल्टेटिव। ध्यान देना इस बात पर। देखो बच्चों फैकल्टेटिव क्या होते हैं ना, ये बड़े आराम से मोल्ड हो जाते हैं। कहने का मतलब है, फैकल्टेटिव का मतलब ही ये होता है बेटा, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं नो डाउट, बट स्ट्रिक्ट एरोब्स की तरह अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट तो मरते नहीं और सरवाइव कर जाते। ठीक है, इतना सा डिफरेंट है, मगर नाम लगेगा इनका फैकल्टेटिव एनारोब्स, फैकल्टेटिव एरोब्स नहीं, फैकल्टेटिव एनारोब्स। राइट इट डाउन बेटा, वन डेफिनेशन फैकल्टेटिव एनारोब्स में लिखेंगे, दे नॉर्मली रेस्पायर एरोबिकली, दे नॉर्मली रेस्पायर एरोबिकली, वर्ड है एरोबिकली, दे नॉर्मली रेस्पायर एरोबिकली। ठीक है, इट्स डबल एल बेटा, बट they are capable, but they are capable to switch themselves, but they are capable to switch themselves into anaerobic mode for their survival। ठीक है बच्चे, लिख लिया सबने? क्या बोला मैंने, दे नॉर्मली रेस्पायर एरोबिकली बट दे आर कैपेबल टू स्विच themselves to into anaerobic mode for their survival। आगे एक लाइन और लिखेंगे बेटा, if sufficient oxygen, if sufficient oxygen is not available, if sufficient oxygen is not available, then they perform anaerobic respiration, then they perform anaerobic respiration। if sufficient oxygen is not available, then they perform anaerobic respiration। example, pseudomonas, pseudomonas is the very good example of these types of the bacteria। हो गया बच्चों? ओके बेटा, अब आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें भी सेम यही कैटेगरी होगी बेटा। पहले आते हैं ऑब्लिगेट और स्ट्रिक्ट एनारोब्स। ठीक है, ऑब्लिगेट और स्ट्रिक्ट सेम वही बात, बस इसका वाइस वर्सा हो जाना है, थोड़ा सा डिफरेंस डेफिनेशन में होगा। मैं लिखवाता हूं, आप लिखिए, these bacteria respire anaerobically only। जैसे ये एरोबिकली है बेटा, यहां लग गया वर्ड, these bacteria respire anaerobically only, they lack the enzyme for aerobic respiration। इनके पास वो एंजाइम ही नहीं होते जो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर पाए, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करने ही नहीं वाले। ठीक है, दे लैक एंजाइम फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। आगे एक नोट पॉइंट करके लिखेंगे बेटा, ग्रोथ ऑफ सच बैक्टीरियाज, growth of such bacteria are slow, growth of such bacteria are slow
बिकॉज anaerobic respiration produce less amount of energy। ठीक है बेटा, तो इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। देखो ऑब्लिगेट स्ट्रिक्ट ये एनारोब है, ये केवल विदाउट ऑक्सीजन के ही काम करेंगे, इन्हें O2 नहीं चाहिए। O2 अगर प्रेजेंट है तो ये अपना काम ही नहीं करने वाले, ये सर्वाइव ही नहीं करने वाले, इनके पास कोई एंजाइम ही नहीं प्रेजेंट। ठीक है, सर्वाइव करें मगर O2 से नहीं कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये तो अपना काम बिना O2 से, O2 इन्वायरमेंट में हो या ना हो इन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, ये अपना काम बिना O2 के ही चलाने वाले हैं। ठीक है, बट इनकी जो ग्रोथ होती है, इनका जो रिप्रोडक्टिव होता है बेटा, वो थोड़ा स्लो होता है। क्यों? क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन, आप 10th में भी थोड़ा आइडिया ले चुके होंगे, एरोबिक में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज कंपेयर टू एनारोबिक। ठीक है, तो दिस इज द मेन पॉइंट। अब आ जाता है बेटा इसका एग्जाम्पल, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, अगर नाम सुना हो आपने बच्चे। क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलाइनम, BOTULINUM, क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलाइनम। ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल है ऑब्लिगेट और स्ट्रिक्ट एनारोब का। अब लास्ट आते हैं, इसी के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, फैकल्टेटिव एरोब्स। एनारोब्स यहां लिखा था, यहां होंगे एरोब्स। ठीक है बच्चे, फैकल्टेटिव एरोब्स लिखेंगे जरा इसमें एक लाइन, they normally respire anaerobically, they normally respire anaerobically but capable of respire aerobically also, but capable of respire aerobically also if oxygen is available, if oxygen is available। इसका एग्जाम्पल का नाम हम कल भी लिख चुके हैं, क्लोरोबियम। ठीक है, एग्जाम्पल है क्लोरोबियम। कहने का मतलब क्या है बेटा, पहले तो एनारोबिकली काम कर रहा है, बट ये भी अपने आप को स्विच कर सकता है। ठीक है, अपने आप को ऑक्सीजन अगर इसके पास है तो ऑक्सीजन से भी अपना काम रेस्पिरेशन का चला सकता है। किसी बच्चे को इन चारों पॉइंट में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? इंपॉर्टेंट है बेटा चारों। तानिया ने बोला नो सर। ओके ओके, भव्या। आज शिप्रा नहीं प्रेजेंट है, शिप्रा नहीं दिखी। ओके बच्चे, रब कर दूं ना? चलिए बेटा, अब हमने दूसरा स्टेप भी इसका पूरा किया। अब आते हैं हम बैक्टीरिया में तीसरी चीज, दैट इज reproduction। As we all know very well, reproduction are of two types, asexual and sexual. So firstly we take asexual reproduction। अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है नहीं होता वो हम समझेंगे। एक्चुअली बेटा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक प्रीमेटिव स्टेज। ठीक है, पूरी तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते, बट एक स्टेज है।
ठीक, जिससे ये अपना रिप्रोडक्शन करता है, वो हम समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उससे पहले हम देखते हैं फर्स्ट वन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। In the asexual reproduction, there is a single parent only. मतलब नया ऑर्गेनिज्म जो बनेगा बेटा वो सिंगल पेरेंट से बन जाएगा, ठीक है। तो सिंगल पेरेंट से जो हो जाए दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। अब बैक्टीरिया में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, वो तरीका होता है बैक्टीरिया का, दैट इज बाइनरी फिजन, ठीक है। कौन सा तरीका होता है? बाइनरी फिजन। इसी को हमें समझना है डिटेल में और डेप्थ में, इसकी पूरी प्रोसेस के कैसे हुआ है ये बाइनरी फिजन, वो हम देखेंगे बच्चे से, ठीक। अब बाइनरी फिजन को समझने से पहले एक चीज मैं बता देता हूं बेटा, इसको एमाइटोसिस भी बोला जा सकता है, एमाइटोसिस प्रोसेस। आपने माइटोसिस और मियोसिस दोनों सुनी होंगी। एमाइटोसिस होती है बच्चे जो माइटोसिस से भी पहले की बात, एमाइटोसिस मतलब उसमें क्या होता है, सेल डिवीजन में नो स्पिंडल फॉर्मेशन। अभी शायद बच्चों ये आपको बात पूरी तरह से समझ ना आए, सेल डिवीजन वाले चैप्टर के बाद ये कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर होंगे, बट मैं हल्का आइडिया आपको दे देता हूं। जब बच्चों दो सेल डिवाइड होती हैं, ये एक सेल है, जब ये बेटा दो सेल में डिवाइड होगी, इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा पहले, तो उसमें इस तरह के कुछ फाइबर्स बनते हैं, दीस आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर्स माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रोसेस में बनते हैं। माइटोसिस और मियोसिस आर द टू मेथड ऑफ सेल डिवीजन, बट एमाइटोसिस में क्या होता है, इरेगुलर डिवीजन हो जाता है सेल का। एमाइटोसिस में स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन नहीं होती। क्लियर हुआ बच्चों ये पॉइंट? सभी को मैसेज करो मुझे। ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया। अच्छे से समझेंगे बच्चों। बाइनरी फिजन, पहले बैक्टीरिया का डायग्राम बना लेते हैं एक छोटा सा। हम ये इंट्रोडक्शन में भी बना चुके हैं बेटा। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और मैंने बनाया था एक मीजोजोम इस तरह से, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैंने एक डीएनए दिखाया था, मतलब एक पोर्शन दिखा दिया था जिसे न्यूक्लियाइड बोला था बेटा। एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो मीजोजोम होता है ना बच्चों, ये मीजोजोम आपके डीएनए आरएनए, ये जो है न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है, ये इससे अटैच रहता है, इससे एक कनेक्शन बनाता है, ठीक है। ये पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट है इसमें। अब देखो बाइनरी फिजन में पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट वन इज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब बच्चों मेरे पास एक नोट्स की कॉपी है, ठीक है, मुझे 2 स्टूडेंट्स में देनी है वो। अब ऐसा तो नहीं कि मैं नोट्स को बीच में से फाड़ दूं और आधा आधा दे दूं, किसी को भी पूरा नहीं मिलेगा। गॉट इट माय पॉइंट? ठीक है, दैट्स द सिमिलर मैनर वी अप्लाई ऑन दैट। लाइक डीएनए विल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल, ठीक है, 2 डॉटर सेल बनती है बेटा बाइनरी फिजन से। मैं हल्का सा बता देता हूं आपको, एक ये पेरेंटल सेल और 2 डॉटर सेल बनेगी इस तरह से,
ये दो डॉटर सेल कैसे बनेंगी वो हम समझ रहे हैं। तो अगर इस पेरेंटल सेल को इस दो चीजों में डिवाइड करना इक्वल इक्वल, भेदभाव तो नहीं करेंगे ना पेरेंट्स, दो बच्चे हैं तो प्रॉपर्टी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना, ठीक है। तो अगर दोनों को इक्वली डिवाइड करना है बच्चों, तो पहले इनके पास मटेरियल डबल होना चाहिए, तभी तो इक्वल बांट सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का अमाउंट बढ़ना, डीएनए रेप्लिकेट होगा बच्चों पे। तो क्या होने वाला है डीएनए के रेप्लिकेशन से? अब मैं इसको एक ही लेयर बना के दिखा दे रहा हूं बेटा। इस तरह से दो जगह डीएनए की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। इस तरह से दो जगह आपको डीएनए की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और इतना ही नहीं, मीजोजोम्स भी बेटा दो हो जाएंगे। ये मैंने मीजोजोम बनाया जो अटैचमेंट कर रहा है, ठीक। तो सेकंड स्टेप आप लिख सकते हो बेटा, मीजोजोम डिवीजन एंड मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। देखो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ और मीजोजोम का भी रेप्लिकेशन हो गया, मीजोजोम भी डबल हो गया, ये डीएनए है बच्चे, ठीक है। अब क्या होगा, मीजोजोम भी डिवाइड होगा बेटा और मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होगी। होने क्या वाला है ये देखें आप। अब ये जितनी भी मेम्ब्रेन है इसमें हल्की हल्की मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी बेटा, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन इनिशियली तौर पर स्टार्ट हो जाएगी। और यही जो डीएनए है और मीजोजोम, ये भी डिवाइड हो गए इसके साथ साथ, ठीक। तो अगर हम लास्ट स्टेप बताएं तो लास्ट स्टेप बोला जाता है इसमें, तीसरा स्टेप क्रॉस वॉल फॉर्मेशन। अब क्या होगा बेटा, पूरी वॉल ढंग से बन जाएगी, क्योंकि बच्चे इसमें कुछ और तो है नहीं, इसमें कुछ और तो है नहीं, इसको बोलते हैं फरो की फॉर्मेशन। ये फरो बन रहा है, इसके पास जो साइटोप्लाज्म है और जो डीएनए है, जो मीजोजोम है, ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म होगा, वो दोनों इक्वली डिवाइड हो गए, ठीक बेटा। इसे मैं आगे बना देता हूं। अब क्या हो जाएगा यहां पर, इसको आप रब कर देते हैं। ये दो डॉटर सेल बड़े आसानी से फॉर्म हो गए, दिस वन एंड दिस वन, पूरे अंदर सेपरेट हो गई बेटा, ठीक है। इसी तरह से इसका डीएनए रेप्लिकेट होकर डिवाइड करता है और दो डॉटर सेल फॉर्म हो जाती है, ठीक बच्चे। इसको यहां पर लिख सकते हैं बेटा, क्रॉस वॉल बन रही है, ये क्रॉस वॉल, ये क्रॉस वॉल की फॉर्मेशन है, ठीक। ये डॉटर सेल है, ठीक है। ये आपका मीजोजोम, ये डीएनए, और तीनों लेयर आप दिखा सकते हैं चाहे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? एनी डाउट? जल्दी बनाओ बेटा इसको। सर थर्ड पॉइंट इज नॉट क्लियर। अच्छा देखो पावनी बेटा, पहले क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेट कर गया, ठीक है, डीएनए मीजोजोम दोनों डबल हुए, ठीक बेटा। उसके बाद हुआ क्या है, मीजोजोम का डिवीजन और मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन। एक ये मेम्ब्रेन बनी जो इनिशियल बनी, उसको हल्का सा मेम्ब्रेन बोला है, जब वो हार्ड थिकनिक हो गई तो उसको क्रॉस वॉल बोलने लगे। यही कंफ्यूजन होगा तुम्हें, मैं समझ गया।
क्रॉस वॉल मतलब बेटा कि भाई सेल वॉल इनकी बड़ी टफ है ना, तो स्टार्टिंग में जब मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होनी शुरू हुई, मान लो मैं इस स्टेप पे दिखा दूं कि हल्की सी मेम्ब्रेन फॉर्मेशन शुरू हो गई बेटा, ये इस तरह से, ऐसे और ऐसे दिखा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन शुरू हो गई, उसके बाद पूरी क्रॉस वॉल बन गई और फिर दो डॉटर सेल बन गए। इट्स अ वेरी सिंपल, ठीक बच्चे। ओके, अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें जो एक हमें लिखनी है, इसको बेटा थीटा मॉडल बोला जाता है, कैरिन्स थीटा मॉडल। क्या बोला जाता है? कैरिन्स थीटा मॉडल। ये जो शेप बनती है ना, ये पूरी बाइनरी फिजन में ये एक थीटा की तरह रिप्रेजेंट करती है, और ये कैरिन्स ने दिया था, ठीक है बच्चे, तो इसे कैरिन्स थीटा मॉडल बोला जाता है। क्लियर है? उप्स, CAI होगा बच्चे, CAIRN और FS टॉपिक एस। मुझसे कुछ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है बेटा, ठीक। CAIRNS, इस नाम से आपसे पूछ लिया जाए तो यही बैक्टीरिया का आप ये मॉडल बनाएं। अब जरा इस क्रॉस वॉल फॉर्मेशन में एक नोट पॉइंट लिखना बच्चे, बाकी चीजें तो सिंपल है, आप समझ रहे हो, इसमें एक नोट पॉइंट लिखेंगे बेटा। ए पेरिफेरल रिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ए पेरिफेरल रिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेरिफेरल मतलब जो बाहर पेरिफेरी की पर प्रेजेंट है, उसकी रिंग बनी है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ए पेरिफेरल रिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन invaginates and continues to grow until two cells are separated. Invaginates and continues to grow until two cells are separated. हो गया बच्चों, बस ये नोट पॉइंट था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जो क्वेश्चन लगभग घुमा फिरा के इस बैक्टीरिया के ऊपर पूछा ही जाता है। यहां तक क्लियर है? सबने लिख लिया बेटा? पिंक करो मुझे। ओके, क्वेश्चन देखेंगे बेटा जरा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक मान लो बीकर है, ठीक है, इसमें बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है, ठीक, और 1/4 बैक्टीरिया ने 1/4 पोर्शन ऑक्यूपाई कर लिया, कितने मिनट में? 15 मिनट में, ठीक है। और बेटा बैक्टीरिया की जो डबलिंग टाइम है वो 1 मिनट का है। मतलब अगर मान लो बैक्टीरिया 10 बैक्टीरिया प्रेजेंट, तो 1 मिनट में 20 हो जाएंगे, ठीक है। मतलब रिप्रोडक्शन ये जो है ना बाइनरी फिजन का, 1 मिनट में अपने आप को डिवाइड कर ले रहा है, ठीक। तो मुझे बताओ आप कि हाफ पोर्शन कितनी देर में भर जाएगा? कौन बताएगा? थोड़ा सा माइंड लगाओ, ट्रिकी है थोड़ा, और आता है बेटा क्वेश्चन ये। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 1/4 पोर्शन, पावनी ने बोला 1 घंटा, और बच्चे ट्राई करें।
एक चौथाई पोर्शन को बेटा 15 मिनट में भरने में लगा, ठीक। एक 15 मिनट 1/4 बैक्टीरिया प्रेजेंट है, 15 मिनट में इन्होंने एक चौथाई एरिया कवर कर लिया। अब क्या है, बैक्टीरिया का डबलिंग टाइम हमने बताया 1 मिनट, तो मैंने पूछा आपसे कि आधा चैम्बर कितनी देर में भर जाएगा। कोई और बच्चा ट्राई करेगा? बस एक बार पावनी पड़ती है क्या, और कोई नहीं पड़ता? बच्चों मक्कारी ना करो, मैं बता रहा हूं, ऑफलाइन मिलोगे तब बात होगी फिर अपनी। तानिया ने भी 1 आवर बोला। 1 आवर इज रॉन्ग, 1 आवर नहीं है। अब ट्राई करो। विकल्प ने बोला 30 मिनट, 60 मिनट, कुछ भी, मतलब कोई लॉजिक तो दो इस चीज का। 60 मिनट कैसे संजू? 45 मिनट्स कैसे बेटा? अच्छा आपको 1 मिनट और देता हूं, कोई बच्चा ट्राई करे तो। आप लोग ट्राई करो, मैं जरा पानी लेकर आता हूं। किसी बच्चे ने कोशिश करी? वाह पावनी, इंटरनेट का इस्तेमाल कर लिया क्या? 17 मिनट्स में बीकर फुल हो जाएगा कंप्लीटली। क्या बात है, दिमाग तो सही लगाया पावनी ने। देखो बेटा, देखो बेटा, क्या होने वाला है, आप लोग लॉजिक सही नहीं लगा रहे। क्या हमने बताया, आपको बताया हमने, बस 15 मिनट का टाइम दे दिया, आप कंफ्यूज हो गए। भाई एक 1/4 पोर्शन बैक्टीरिया से फुल हो गया है अब, ठीक है, भूल जाओ पुराना टाइम कितने में हुआ फुल। बट डबलिंग टाइम मैंने 1 मिनट बताया, तो जब एक चौथाई का डबलिंग टाइम बैक्टीरिया का 1 मिनट है, तो 1/4 का डबल क्या होगा, हाफ ना। तो बेटा अगले 1 मिनट में, अगले 1 मिनट में मतलब टोटल 16 मिनट में बीकर फुल हो जाएगा। 15 में आधा हो, 16 मिनट में बीकर फुल हो जाएगा, ठीक। और अब अगर आधा है और फिर डबलिंग टाइम देखें तो 17 मिनट में बीकर फुल हो जाएगा बच्चों। समझ आ रही है बात? क्योंकि ये भी तो समझो बेटा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है ना बैक्टीरिया की। एक बार उसको इतना पकड़ने में तो 15 मिनट लगे, बट अब नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा, ठीक है, तो नंबर डबल हो रहा है, टाइम 1 मिनट में डबल हो जा रहा है। तो अगले 1 मिनट में हाफ, पूरा हाफ कवर कर लेंगे, और फिर इसका डबल लगा लो, अब फुल हो जाएगा 17 मिनट में, बीकर फुल हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को घुमा घुमू के कई बार पूछा जा चुका है। किसी बच्चे को डाउट अभी? आपको अगर ध्यान हो, जब हम शेप्स पढ़ रहे थे बैक्टीरिया की, तो मैंने आपको बताया था बच्चों, ये बताया था कि बेसिलाई, बेसिलाई वाली जो फॉर्म है उसमें ज्यादातर एंडोस्पोर्स बनते हैं। अभी एंडोस्पोर्स क्या भला है, समझेंगे जरा बेटा। एंडो वर्ड यूज हुआ है मतलब अंदर की तरफ, और स्पोर्स मतलब बेटा बैक्टीरिया है उसके ही अंदर कुछ स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंडोस्पोर। ठीक है, क्यों होती है ये फॉर्मेशन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। क्या होता है बेटा, जब कंडीशन अनफेवरेबल हो, अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया बड़ा स्मार्टली वर्क करता है, वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करता, बाइनरी फ्यूजन नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं करेगा, और अपने जेनेटिक मटेरियल का अंदर स्पोर बना लेगा, दैट इज एंडोस्पोर। अब इससे
फायदा क्या मिला? इससे फायदा ये मिला बेटा कि इसकी जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो अंदर सेफ पड़ा है। ये एंडोस्पोर इतना ज्यादा हाईली रिजिड और रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जैसे प्लांट में पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, कि कैसी भी कंडीशन आ जाए इसको फर्क नहीं पड़ता, चाहे टेम्परेचर 100 डिग्री तक पहुंच जाए, चाहे -100 पहुंच जाए, ठीक है, तब भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, तो ये एक मेथड है बेटा पेरिनेशन का। पेरिनेशन मतलब होता है कि अपने किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लंबे समय तक, लाखों करोड़ों सालों तक भी प्रिजर्व करा जा सके, ठीक है, उसे पेरिनेशन मेथड बोल देते हैं। ठीक है, इसमें एक लाइन लिखेंगे बच्चों पहले, फिर मैं आगे पढ़ा बताता हूं इसको। cells of certain bacteria कौन कौन से? बैसिलस, क्लोस्ट्राइडम, ये दो एग्जांपल भी लिख लेना बेटा। सेल्स ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, एग्जांपल बैसिलियस, क्लोस्ट्राइडम, form thick wall highly resistant bodies within the cell, form thick wall highly resistant bodies within the cell called endospores। एक सेल के अंदर एक हाईली थिक रेजिस्टेंट बॉडी बन रही है, ज्यादातर बैसिलियस, क्लोस्ट्रिडियम इस तरह के बैक्टीरिया में, और उसको बोला गया है एंडोस्पोर। ठीक है, अब देखेंगे बच्चे ये एंडोस्पोर बला क्या है। इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। एक बेटा सेंट्रल में बिल्कुल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं इसमें आपका सारा जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, डीएनए, आरएनए, ठीक, इसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब देखो मेरी बात समझेंगे, इसके चारों तरफ एक लेयर बनेगी बड़ी टफ सी, टफ लेयर बनती है बच्चों। ये जो टफ लेयर होती है बेटा, इसको बोलते हैं स्पोर वॉल। सॉरी, नॉट स्पोर वॉल, सेंट्रल वॉल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? और ये जो है बेटा, ये जो अंदर का है, ठीक है, अंदर का मटेरियल है, इसमें सारा आपका डीएनए और आपका आरएनए प्रेजेंट है, इसको कवर करे हुए है और इसको बोलते हैं सेंट्रल कोर एंड अगेन ये बेटा सेंट्रल नहीं, ये भी कोर वॉल होगी, सॉरी फॉर दैट, ये कोर वॉल होगी बेटा, सेंट्रल कोर। और ये जेनेटिक मटेरियल इसमें दोनों में होता है, ठीक है, ये एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है, मैं यहां लिख देता हूं सेंट्रल कोर।
ठीक, यहां हटाओ इसको। और ये जो बेटा यहां पर प्रेजेंट है, दैट इज साइटोप्लाज्म, इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म बोला जाएगा इसको। अब इस साइटोप्लाज्म के ऊपर बेटा एक वॉल और आई। ठीक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे, ये वाली यहां पर जो प्रेजेंट है दैट इज। ठीक है, मैं ऐसे ऐसे लाइनिंग कर दे रहा हूं इसको। इसको बोलते हैं बेटा कॉर्टेक्स। ठीक है, एक एक स्टेप समझते चलना। और कॉर्टेक्स के ऊपर एक वॉल और होती है बेटा, इसे बोला जाता है, ये भी काफी रिजिड और टफ होती है, इसे बोलते हैं बेटा स्पोर वॉल, इसे बोलेंगे हम स्पोर वॉल। और फिर लास्ट में थोड़े गैप देने के बाद एक वॉल और प्रेजेंट होगी। ठीक है, जो बिल्कुल आउटर में प्रेजेंट होगी, इसको बोलेंगे एक्सोस्पोरियम। एक्सोस्पोरियम बनाओ बेटा इसको जल्दी जल्दी, फिर समझते हैं जरा क्या है एग्जैक्टली इसमें। हो जाए मुझे बताना एकदम। आज आप इसका डायग्राम बना लो, इसका ढंग से एक्सप्लेनेशन हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बेटा ये, और आज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट डायग्राम आप लोग बना लो। दिस कॉर्टेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे ही सारा खेल टिका हुआ है। स्पोर वॉल को बच्चों आप स्पोर कोट भी कह सकते हैं, कैन ऑल्सो कॉल्ड स्पोर कोट। इसे याद करने का एक शॉर्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं, CCSC, कोर वॉल, कॉर्टेक्स, स्पोर और एक्सोस्पोरियम। CCSE अंदर से बाहर की तरफ। इस कॉर्टेक्स में मैंने लाइन लगाकर एक लिखा CADPA, इसका ही रोल है सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, डाइपिकोलेनिक एसिड, कैल्शियम डाइपिकोलोनिक एसिड। ठीक है, कल डिटेल में हम इसको समझेंगे, और कैसे इसको इतनी सारी लेयर्स के अंदर जकड़ा गया, और इसके बेनिफिट क्या है, क्या क्या इसका बेनिफिट मिलता, वो सब हम समझेंगे। कौन सी ऐसी टेक्निक है जो इसको किल कर सकती है, कोई टेक्निक या नहीं, बहुत सी ऐसी टेक्निक है जो बैक्टीरिया से मर जाते हैं, बट एंडोस्पोर नहीं मरता, इसे मारना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम समझेंगे बेटा, और कब होता है या फेवरेबल कंडीशन में क्या चेंजेस आएंगे इसके अंदर, वो सारी चीजें हम डिस्कस करनी है। जब ये हो जाए बेटा मुझे बताना।
ओ संजू ने लिखा डन, बाकी बच्चों का हुआ डन, तानिया ने डन, ओके बेटा। एक दो क्वेश्चंस लिखो जरा अपने होमवर्क के लिए। क्वेश्चन है बेटा, इन द members of which kingdom nuclear membrane is absent? दूसरा क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? पहला क्वेश्चन था द मेंबर ऑफ विच किंगडम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। दूसरा क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तीसरा क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर ग्रुप्ड अंडर द किंगडम क्वेश्चन मार्क। किस किंगडम में रखे गए हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म? हो गया बेटा, लिखे सबने? रिपीट तो नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड था बेटा, हु इज द फाउंडर ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? हु इज द फाउंडर ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? ठीक है, और बताना है आपने कि इसका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म किस किंगडम में रखे जा रहे हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन? ठीक है, साइंटिस्ट का नाम बताना है, नेम द साइंटिस्ट एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बच्चों, मैं क्लास एंड कर रहा हूं। ओके बेटा।